डीडी के संबंध में एक बात बताना भूल गया था मैं, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि डीडी के पृष्ठ भाग में छात्र का नाम, पाठ्यक्रम का नाम और अध्ययन केंद्र का नाम और उनका पता, विद्यार्थी का नाम, पाठ्यक्रम का, जिस कक्षा में प्रवेश लिए हैं उस कक्षा का नाम और अध्ययन केंद्र का नाम और उनका पता स्पष्ट रूप से अंकित हो, विशेष रूप से ध्यान दें। इसके पश्चात डीडी जो संधारण किए हैं उसको रीजनल सेंटर को किस तरीके से भेजना है, इसके संबंध में प्रपत्र बा का दो भाग हैं। एक प्रारूप है, पत्र प्रारूप, और डीडी प्रेषण का प्रारूप है। उसी पंजी के आधार पर हम रीजनल अध्ययन केंद्र को भेजेंगे। इसमें कोई बताने की विशेष बात है नहीं। प्रारूप लेटर जो है उसमें ये क्रमांक, बैंक का नाम और यार ये बैंक ड्राफ्ट की संख्या और ये राशि और टिप और नेक्स्ट वाला दिखाए। ये मेन है आपका जो आप प्रारूप भेजेंगे, उसमें विषयवार, हेलो कृपया ध्यान दीजिए, जब ये प्रारूप बा का दूसरा पार्ट इसमें आप इंक्लोज करके भेजेंगे, इसमें बैंक वार भेजेंगे। बैंक वार उसका टोटल भी कर देंगे, जिसमें पाठ्यक्रम का नाम, केंद्र का नाम, ड्राफ्ट नंबर, दिनांक, राशि, या पृथक लिस्ट बना के भेजें। अगर मान लीजिए आपके पास ग्रामीण बैंक के हैं और स्टेट बैंक के हैं या इलाहाबाद बैंक के हैं तो 3 लिस्ट बना के इसको इंक्लोज करके भेजिए तो और ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, अगर नहीं वो स्थिति नहीं बन पाती तो उसको सब टोटल करके, ग्रांड टोटल करके भी भेज सकते हैं। तो डीडी प्रेषण के इसके पश्चात सा नंबर और नेक्स्ट वाला ना सा, ये वही डेट के नियम और शर्तें जो हैं उनके अधीन ये जानकारियाँ मांगते हैं। उसके आधार पर यह भी विषयवार, बैंकवार और कैटेगरी वाइज भेजना है ना। इस प्रारूप में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझता हूँ हमेशा भेजते रहे हैं, या कुछ बहुत भिन्न होगा तो अलग बात है, भेजते तो रहे हूँ। अच्छा, डीडी के संबंध में इसमें अगर कुछ और पूछना है या कुछ लेना, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट बात में जाएंगे। इससे पहले कि अपन डीडी के संबंध में कुछ चर्चा कर लें जिसमें आपको कोई डाउट हो। जी, डीडी का मांगे जाने पर उसका नाम रहेगा। यस, हाँ ठीक है, रजिस्ट्रार इंग्लिश नाम हो गया और हिंदी नाम कुल सचिव पंडित सुंदरलाल मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर। तो पंडित सुंदरलाल खाली लिख के भेज दिए थे ना, वैसा मत करिए। आप जब जान गए, हाँ, कोशिश ये करिए कि अपने पास कोई भी जानकारी अधूरी न रहे। जब आप जानते हैं तो छात्र को वापस करिए, इसको पूरा फुलफिल करके दीजिए, है ना। नहीं, वो नहीं चलेगा, वही कह रहा हूँ। शॉर्ट में तो बात ही नहीं है, जो नाम है इतना शॉर्टकट किस बात की है। नाम तो नाम है, जैसा आपका नाम है भूपेंद्र श्रीवास्तव, आपका कोई बीपी श्रीवास्तव, तो पहचान नहीं हुआ ना। नाम तो पूरा नाम होना चाहिए। और कुछ पूछना है इस डीडी के संबंध में, जायसवाल जी? ओके, कैंडिडेट को सर वापस करते हैं, डीडी जो स्टार्ट नहीं लिखा रहता है, हाँ, बैंक वाले उन लोग को बोल देते हैं कि ये उनके खाते में चला गया है, कुछ नहीं होगा, चल जाएगा, ऐसा करके उनको वापस कर देते हैं। नहीं, बैंक वाले क्यों बोलेंगे? नहीं बोलते हैं, वो बैंक का तो निरस्त करना है,
तो वही उसी चीज को तो नहीं, वो आपको तो छात्र को देना है। आप खाली आपका काम इतना ही है, डीडी अगर सही ना हो, जैसा हम लोग मौद्रिक लेन देन करते हैं, बाजार में जाते हैं तो हम लोग को रुपये प्राप्त होते हैं, जो कटे गड़े होते हैं तो हम स्वीकार करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। उसी भांति हम लोग को भी ये डीडी को देखना है। ये अपने का नगद है, डीडी भी एक नगद का एक रूप है। देखते हैं सर, वो तो फिर हमारे पास आता है, ऐसा बोल नहीं बैंक वाले चल जाएगा अपना। नहीं, जब भी प्रशिक्षक नहीं सुनिए, जब भी प्रशिक्षार्थी आपके पास आते हैं और डीडी लेकर उसको यही वजह है उसको हम लोग परीक्षण करना है कि इसमें क्या त्रुटि है डीडी में। अगर डीडी है तो तत्काल उसको वापस कर दें और उसको अपने रजिस्टर में एंट्री ना करें, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आएंगे, जो बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण बिंदु था। अब यात्रा के संबंध में आएंगे, यात्रा भत्ता व्यय और आकस्मिक व्यय के संबंध में। इसमें सबसे पहले कॉलम देखिए, डेट ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल, कॉलम नंबर 1 और 2 में जब भी आपके लिए किसी विश्वविद्यालय में कार्य या कार्य के उद्देश्य से आप यात्रा करते हैं तो सबसे पहले तो अपना उस फार्म में नाम होगा। उसके बाद आपका जिस माह में आप यात्रा कर रहे हैं उस माह अंकित करेंगे और पदनाम होगा। और बेसिक पे अपन यहाँ जो बाइफरकेट किए हुए हैं टीए रूल के हिसाब से जो है वो श्रेणी सी डी ई में माने हैं, जिसमें जो 7,000 से कम मानदेय प्राप्त करते हैं उनको इस श्रेणी में रखा गया है। और 7,000 से 12,000 तक जो मानदेय प्राप्त करते हैं उन कर्मचारियों को डी श्रेणी में रखा गया है। और जो 12,000 से अधिक पाते हैं वो सी ग्रेड में रखा गया है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से वहाँ आपका मानदेय की राशि अंकित करें। और टीए बिल तो आप लोग जब से आए हैं तब से भरते ही रहे हैं। इसके बावजूद भी मैं अभी विगत हफ्ते में ही देखा था, एक प्रॉब्लम आया था अपने रायपुर अध्ययन केंद्र का था, जिसमें एक ही तिथि पर 2 टीए बिल प्रस्तुत किया और एक ही तिथि में सवेरे आना बता रहा है और उसी तिथि को सवेरे जाना दूसरे बिल में बता रहा है। जबकि एक तिथि का यात्रा एक ही तिथि में दर्शाना चाहिए। वो किसका था भूपेंद्र श्रीवास्तव, याद है कुछ? अच्छा ठीक है, छोड़िए उसको। तो मेरा कहने का आशा यही है कि एक तिथि का यात्रा बिल संपूर्ण रूप से बनाएंगे और इसकी दरें आप लोगों को अगर मालूम ना दर आपके पास उपलब्ध ना हो तो इसमें उपलब्ध करा दिया गया है टीए बिल का। इसमें देखेंगे आप, नेक्स्ट करना दर और आगे। अच्छा दर इसमें नहीं है, सॉरी। इसमें आपका प्रशिक्षण मटेरियल में दिया गया है, पेज नंबर 14 में देखेंगे। इसमें दैनिक भत्ता की जो दरें हैं 60 रुपये, 80 रुपये और 125 रुपये। और होटल के लिए है 190 रुपये, 250 रुपये और 375 रुपये। स्थानीय परिवहन के लिए 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये। स्थानीय परिवहन में पहले परमानेंट या रसीद लगाना आवश्यक होता था, अब इस प्रावधान से अपना कार्पोरेशन के निर्णय के अनुसार हटा दिया गया है, तो उसमें रसीद लगाने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय परिवहन पे व्यय के लिए आप क्लेम करेंगे हो तो इस सीमित राशि से आपको मिल जाएगा, या उससे कम होता है तो कम दावा करते हैं तो कम राशि आपको स्वीकार्य होगा। तो टीए आप देख लीजिए, फॉर्म आपके सामने है यात्रा भत्ता देयक का। अगर इस यात्रा भत्ता देयक में भरने के लिए कोई विशेष दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी एक बताना चाहता हूँ, दैनिक भत्ता या मुख्यालय भत्ता और मुकाम भत्ता, एक गणना तो मेरे ख्याल में आता ही होगा करने के लिए प्रैक्टिस। हाँ बहुत सारा गलतियां हो गया सर।
कि रिक्शे के जो आए पैसे उसको कहाँ भरे, कैसे करें, ये सब नहीं मिल पाता। जो टिकट रहता है सिर्फ उसी का पैसा मिलता है सर, आप कुछ तो भर नहीं पाते। नहीं देखिए, आपसे मुख्यालय बता लीजिए, आप जैसा आप आए हैं, कहाँ से आए हैं? सारंगढ़ में आए। सारंगढ़ से आप भरिए आप उसमें, है ना, सारंगढ़ टू बिलासपुर। आपको कितना रुपया आया इसमें आपका? बस में आए। नहीं, बस में आए ना। और यहाँ हवार में लिखिए आप वहाँ से कब प्रस्थान किए, लिखिए ना। 40 मिनट। हाँ, और यहाँ पहुँचे कब, 10 साढ़े 10, है ना, ठीक है। और यहाँ से डिस्पैच कब हो रहे हैं? अब आज कल जाएंगे आप? हाँ, कल का डेट लिखिए इसमें। और पहुँचेंगे कब वहाँ, लगभग अंदाजन टाइम डालिए। 5 बजे बस जाता हूँ सर, 9:30 बजे पहुँचूंगा। हाँ ठीक है, लिखे। और किससे जर्नी करेंगे, बाई बस या ट्रेन, जो भी हो। और बिलासपुर से सारंगढ़ तक की दूरियाँ 120 किलोमीटर। हाँ लिखिए। पर्पज, किस पर्पज से आए थे आप? प्रशिक्षण। हाँ, स्पष्ट रूप से लिखिए। आज शैक्षणिक कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने। और आपका बस का जो जिस साधन से आप उपयोग किए उसका किराया लिखिए, 95 रुपये। ये लिखिए। अब यहाँ हेडक्वार्टर अलाउंस, हेडक्वार्टर अलाउंस आपके घर से या मुख्यालय से आपका बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाने के लिए पैसा मिलता है। जो आपका दैनिक भत्ता है, दैनिक भत्ता की दर क्या है आपका? 60 रुपये ना। 60 रुपये के उसमें हाफ मिलेंगे, इसमें 30 रुपया, 30 रुपये आने का, एक जाने का, है ना। 80 रुपये नहीं होगा, 30 रुपये है। 80 रुपया आपके दुर्ग, भिलाई के लिए है, दुर्ग, भिलाई और रायपुर के लिए, वह श्रेणी में आप। बाकी सभी आते हैं अपने जेड श्रेणी में, तो जेड श्रेणी में, है ना। तो 60 रुपये की पात्रता है आपको। हाफ डी ए आपको 60 रुपया मुख्यालय भत्ता मिलेंगे, 60 रुपया आपका घर पहुंचने के लिए मिलेगा, जो मुख्यालय भत्ता कहलाता है। अब इसके बाद आ जाइए आपका जर्नी अलाउंस, या इस कॉलम में हम लोग रिक्स अलाउंस भी, जो अभी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए हैं, जो परीक्षा और गोपनीय कार्य से जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो उसको एक रिक्स अलाउंस दिया जाएगा। और उस रिक्स अलाउंस का दर है 200 रुपये। तो वो अलाउंस भी यहाँ लिखना है। हाँ, अभी बढ़ गया है रिक्स अलाउंस के नाम। वो परीक्षा और गोपनीय कार्य से संबंध जर्नी करते हैं उनके लिए है। आप भी, अगर आपको भी आदेश किया जाता है किसी गोपनीय कार्य में या परीक्षा कार्य में, तो आपको भी मिलेगा। हाँ, तो हाल्ट अलाउंस, मान लीजिए यहाँ आप हाल्ट किए हैं, कितना दिन हो गए? 2 दिन, 3 दिन तो हो गए। तो 3 दिन लगभग आप 3 दिन की पूरा पात्रता आपको वो भरेंगे, वही 60 रुपये। बिलासपुर का भी 60 है ना, इसलिए 60 रुपया उस दर से मिलेंगे। उसके बाद टोटल करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे बस स्टैंड में उतरने के बाद भी हम छत्ती का रेल आते हैं या यहाँ आते हैं। हाँ, वहाँ से जैसे यहाँ से आए ना, उसी के लिए परिवहन भत्ता दिया जाता है, परिवहन व्यय दिया जाता है, जो आपको रसीद लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको यहाँ लिखना है। हाँ लिखना है, नहीं इसमें टीएबीएल में नहीं लिखना है। इसके लिए पृथक से आकस्मिक, इसके बाद नेक्स्ट है ना आकस्मिक व्यय का जो प्रारूप है 15 नंबर, उस पर लिखना है। नहीं, इससे पहले और दिखाए ना, ये नहीं, इससे पहले। हाँ हाँ, यही इसमें लिखना है आपको। होटल चार्जेस, होटल में रुकते हैं तो होटल के लिए, और स्थानीय परिवहन भत्ता जो इसमें इंक्लूड करेंगे आप, इसमें नहीं। नहीं, रसीद होटल की लगाने हैं, स्थानीय परिवहन भत्ता की नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और टीए में और कोई दिक्कत तो किसी को परेशानी? हेलो, हाँ पूछिए। हाँ, निजी साधन से जाने के लिए सबसे पहले तो आपका सक्षम प्राधिकारी हैं, उनसे पूर्वानुमति लेना आवश्यक होता है। बाहर से कोई आ रहा है उसके लिए सर, वो कैसे? बाहर से आ रहा है, कैसे आ रहा है? सारंगढ़ से आया वो, हाँ, बस नहीं मिला। एक मिनट, अब उसको जरूरी है आना यहाँ पे, बाइक से आया, अपनी निजी कार से आया, किसी से चीज से आया। नहीं तो कोई आदेश दिए, ऐसे तो सारंगढ़ से कोई आ नहीं सकता जब तक उनको आदेश ना हो।
कैसे नहीं वैसे जैसे हम भी गए हैं कहीं बाजार, हाँ। बाहर गए हैं, हमारी बस गाड़ी खराब हुई है, हमारी जो से मिली हुई है, निजी साधन से आ रहे हैं अपने, जैसे घर है अपना मितापुर में, वहाँ से आ गए हैं। नहीं नियम में यही प्रावधान रखा गया है कि अगर आप निजी साधन या कोई टैक्सी करके आते हैं तो उसकी पूर्वानुमति लिया जाए। बाद में ले सकते हैं। पूर्वानुमति लेने का प्रावधान है, बाद में अगर लेते हैं तो कार्यरत स्वीकृति आप सक्षम प्राधिकरण से लेंगे तो वो स्वीकार्य होगा। आप प्रस्तुत दावा कर सकते हैं, अगर स्वीकार सक्षम प्राधिकारी करते हैं तो वो भुगतान होगा उसका। अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे, लास्ट में आ जाएंगे, लास्ट फॉर्म निकाल लीजिए। ये अध्ययन केंद्र के लिए मासिक रूप से आकस्मिक व्यय के रूप में खर्च करने का प्रावधान रखा गया है, जिसमें पोस्टेज स्टाम्प, स्टेशनरी, दूरभाष, यात्रा व्यय, आकस्मिक व्यय। तो जनरली क्या होता है कि मध्य को छोड़कर हमारे सहायक समन्वयक पोस्टेज स्टाम्प का स्टेशनरी में डाल देते हैं या दूरभाष का स्टेशनरी में सम्मिलित कर लेते हैं। इस प्रकार से मद को सम्मिलित कर देते हैं, मतलब एक मद से दूसरे मद में जोड़ देते हैं। इसमें मदवार जो बना है, जो व्यय करने का जो प्रावधान निहित है, जिसमें पोस्टेज के लिए 400 रुपये पर मासिक है, स्टेशनरी के लिए 100 रुपये हैं और दूरभाष के लिए 100 रुपये हैं। यात्रा व्यय प्रचार प्रसार जो आपके अध्ययन केंद्र के आसपास के दौरा करते हैं, जिसमें आप अपने प्रचार प्रसार करते हैं, शिक्षकों विद्यार्थियों को संग्रहण करने का या कलेक्ट करने का या प्रोत्साहन करने के लिए जो दौरा करते हैं, उसका व्यय है 150 रुपये। और आकस्मिक व्यय 50 रुपये, जो आपके अध्ययन केंद्र का साफ सफाई या जो भी कार्य से आप 50 रुपये का खर्च कर सकते हैं। तो मत को विशेषकर ध्यान दें, जैसा आप मत का जो स्पष्ट रूप से यह है कि स्टेशनरी में क्या चीज़ कौन सी चीज़ें आती हैं, सम्मिलित होती हैं, वो ध्यान में रखना पड़ता है। कागज़, कलम, पेंसिल, कार्बन, ये सब आते हैं। और दूरभाष में जनरली क्या है, अपना टेलीफोन मोबाइल का रिचार्ज कूपन डाल देते हैं। अगर ठीक वो डालते भी हैं तो उसका आशय ज़रूर वहाँ लेख करें कि भाई इस मोबाइल का उपयोग हमने सहायक विद्यार्थियों के संपर्क के लिए यहाँ किया। उसका मतलब थोड़ा ब्यौरा दें ताकि औपचारिकतापूर्ण लगे, जस्टिफाइड लगे कि वो व्यय उनके मोबाइल रिचार्ज का द्वारा किया गया सही है। इसी प्रकार यात्रा का भी उसमें जैसे पेट्रोल का पेट्रोल बिल लगा देते हैं, तो अगर उस आवश्यक है और आपने उस छात्रों से संपर्क किए हैं तो उसके बिल के पृष्ठ भाग में अनिवार्य से उसका लेख करें कि कहाँ संपर्क किए हैं, कैसा किए हैं, मतलब जस्टिफाइड होना चाहिए। खाली ये 2 मद में अक्सर गलतियाँ आ रही थी, जो देखा बाकी सब ठीक है। और इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए मैडम। सर ये आकस्मिक में हमको कभी नहीं मिला है। और मिला नहीं मैडम, ये आपको प्रावधानित है जिसको आपको हम जानते ही नहीं, अभी देख रहे हैं सर, 3 साल हो रहा है मेरा। आपने कभी क्लेम नहीं किया? नहीं, मैं हमको कभी मिला ही नहीं। नहीं, पैसा मिलने वाली बात नहीं है, आप उसको ये पैसे नहीं मिला, ये कहना। अच्छा ठीक जी। पोस्टपेड मोबाइल है तो कैसा पोस्टपेड मोबाइल है सर, उसमें बिल आता है। हाँ, उसको भी कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। और वो तो नंबर ही रहेंगे, हम लोग को तो पता नहीं चलेगा नंबर। उसमें आप संपर्क जिससे स्टूडेंट से किए हैं तो थोड़ा बहुत उसका ब्यौरा दे दीजिएगा। सर बिल लगाना है, क्या लगाना है? बिल लगाना है, बिल पोस्टपेड का बिल तो आता ही होगा ना, प्रीपेड का भी आप कूपन तो मिलता ही है। आपकी तरफ से एक निवेदन करना चाहते हैं कि आपके कंटिजेंसी और इसमें जो प्रावधान किया आपने 100 रुपया मोबाइल या टेलीफोन का और 400 रुपये आप पोस्टेज में जी, मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसको रिवर्स कर दीजिए। 400 रुपये मोबाइल कर दीजिए और 100 रुपये पोस्टेज करिए। पोस्टेज पे कोई खर्च किसी का नहीं होता है, जरूरत ही नहीं पड़ता। हार्डली 10-5 रुपया कभी होता है, 25-50 रुपया कभी होता है।
साल 6 महीने में। ओके, थैंक यू डॉक्टर सुरेश मोहन और सर सर। मैं इसको आपसे सब निवेदन ये करना चाह रहा हूँ जी। कि इनको उस टेलीफोन अलाउंस नाम की कोई चीज कर दीजिए कि इनको 400 रुपये मिलता है और उसमें कोई पूछ परख मत करिए, इनको उस तरह से अलाउंस दे दीजिए और ताकि ये और इसके बाद यदि किसी का मोबाइल बंद पाया गया अथवा किसी लड़के को उन्होंने सूचना नहीं दी तो इनके उस महीने का पूरा मोबाइल काट दिया जाए। इस शर्त के साथ इनको आप, मेरा निवेदन है कि आप इसको स्वीकार करें और करवाइए। इनका नहीं, मैं प्रस्ताव आपके पास सहमत हूँ। उसके प्रस्ताव में अपने सक्षम प्राधिकारी के पास रखूंगा। जी, मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि इनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। जी 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 जी, जो प्रॉब्लम हो रही है मैं व्यक्तिगत फेस कर रहा हूँ इस चीज को। मैं जान रहा हूँ कि अगर ये 100 लड़कों को टेलीफोन किया तो 100 रुपया इनका उस दिन निकल गया और महीने में ये 5 बार 3 बार 2 बार 4 बार कभी करना पड़ जाता है और इनका खर्च जो है इनको जेब से दे, इसीलिए ये केवल घूम मरते रहते हैं और कुछ नहीं और इनके पास कोई साधन नहीं है। दूसरा निवेदन मैं ये करना चाहूँगा कि इनका वेतन कम से कम 8,000 रुपये करने का ओके, धन्यवाद। और किसी को पूछना है कुछ? ओके, थैंक्स। 10-11 का लड़का है और वो एडमिशन नहीं लिया है। अभी जो नोटिफिकेशन जारी की गई है वो 11-12 में जो लोग परीक्षा में बैठे हैं उनके लिए है। वो 11-12 सेशन वाले ही 12-13 में एडमिट हो सकते हैं। 10-11 वालों के लिए 31 अगस्त या 10 सितंबर तक का जो समय था उसमें एडमिशन अगर नहीं लिया है तो दे हैव लॉस्ट देयर चांस, दे हैव मिस द बस। वो अगली साल जुलाई में ही एडमिशन ले सकते हैं। मे आई मेड क्लियर प्लीज? तो ये आपका उत्तर है। अब आप लोग इस चीज़ को ध्यान दे दें, जो अभी सर्कुलर जारी हुआ है वो केवल 12-13 परीक्षा के लिए है। जो 11-12 में बैठे हैं उनका साल कवर करने के लिए व्यवस्था हुई है ताकि जुलाई से हमारा सेशन फिर से रेगुलर हो जाए, इसीलिए वो व्यवस्था की गई है। और पिछला सारा बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा 12-13 को। ये सारा बैकलॉग समाप्त करने की व्यवस्था है। 2007 से लेकर 2011 तक का बैकलॉग इसी 12-13 में ख़त्म किया जाना है। ये व्यवस्था इसलिए की गई है। इसलिए मित्रों, इसको कभी ये मत करिए कि सबके लिए है क्या। नो, जो दिया गया उसको पढ़ा करिए कि क्या लिखा हुआ है। उसमें पर्पज़ रहता है किसी चीज़ लिखने का, वो पर्पज़